हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की जो नई हेडिंग है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। कि संधारित्र कितनी विद्युत ऊर्जा एकत्रित कर सकता है। हम जानेंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे हमारे कि संधारित्र में ऊर्जा कैसे एकत्रित होती है, कहाँ एकत्रित होती है और कितनी एकत्रित होती है। ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिए, बेसिकली हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का मतलब कार्य से होता है। जिस संधारित्र के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा और वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। तो कार्य कैसे करते हैं, देखिए। मान लीजिए आपको किसी संधारित्र को चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल्स, ये कोई संधारित्र है, कोई कैसी आकृति मान लीजिए, आप तो इस मान लो। चलो संधारित्र का डायग्राम बनाए ना, ये क्यों बनाए। मान लीजिए कि ये आपका एक संधारित्र है, ठीक है ना। हमें इस संधारित्र को चार्ज करना है, मतलब आवेश देना है। सपोज आपके पास में 10 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है? 10 कूलाम। और ये 10 कूलाम आवेश इस संधारित्र को आपको देना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि आवेश क्वांटीकृत राशि है। मतलब आवेश जब जाएगा तो ये नहीं कि पूरा 10 कूलाम एक साथ पहुंच जाएगा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब टुकड़ों में जाएगा। मैं अगर आसान भाषा में बात करूं तो मान लीजिए कि आपके पास में 1-1 कूलाम के टुकड़े हैं, होने को तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही जाएगा। पर समझने के लिए मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास 10 कूलाम चार्ज है। 10 कूलाम चार्ज मुझे इस संधारित्र को देना है। तो बच्चों पूरा 10 कूलाम एक साथ पहुंच जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि चार्ज आवेश क्वांटीकृत राशि है। तो होगा क्या कि टुकड़ों में जाएगा। मान लो हमारे पास 1-1 कूलाम के टुकड़े हैं, तो पहले इसके ऊपर 0 आवेश है। कितना आवेश है बच्चों? 0। और यहाँ कितना है? 10। फिर आप 1 कूलाम आवेश इसके ऊपर लेके गए, पहुंच गए 1 कूलाम, और यहाँ कितना रह गया? अब 9 कूलाम। अभी आपको कितना और देना है? 9 कूलाम और देना है। फिर वापस से 1 कूलाम गया। अब आप सोचिए, जब अगला 1 कूलाम जाएगा, 10 कूलाम प्लस का था, यहाँ 9 कूलाम प्लस का है, और इसको पहुंच चुका है, ये भी तो प्लस का ही रहा होगा। जब आप अगला 1 कूलाम लेके जाओगे, तो क्या जो 1 कूलाम इस पर पहुंच चुका है वो उसका विरोध करेगा? स्टार्टिंग में तो इस पर 0 आवेश था। मान लीजिए पहले पैकेट में तो कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब आप अगला पैकेट लेके जा रहे हो 1 कूलाम का, जब आप इसमें तो 0 था, कोई विरोध नहीं हुआ। जब आप 9 कूलाम से 1 पैकेट लेके जा रहे हो, तो जो आवेश संधारित्र पर पहले पहुंच चुका है वो आगे आने वाले आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। क्योंकि ये भी प्लस का है और आने वाला 1 कूलाम भी किसका है? प्लस का। फिर अब यहाँ कितना हो चुका है? 2 कूलाम आवेश। फिर आप 1 कूलाम इसमें से लेके गए, तो वापस से और प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप संधारित्र को आवेशित करते हो, जब भी हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो आवेश पहले पहुंच चुका है वो आगे आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे शायद। स्टार्टिंग में इस पर 0 कूलाम आवेश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जैसे ही आप 1 कूलाम लेके गए, स्टार्टिंग में तो मान लें पहले पैकेट में कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब अगला आवेश कंटिन्यू लेते जा रहे हो, तो जो आवेश वहां पहले से मौजूद है वो नेक्स्ट आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और हमें संधारित्र को पूरा आवेशित करना है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना होगा? एक कार्य। और वही कार्य इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था बच्चों कि संधारित्र में ऊर्जा क्यों संचित होती है, संधारित्र में ऊर्जा क्यों संचित होती है, उसका आंसर क्या दोगे आप? उसका आंसर हमें लिखना होगा, ध्यान सुनना, कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो
आवेशन के दौरान, आवेशन मतलब जब चार्ज हो रहा होगा, आवेशन के दौरान संधारित्र पर पहुंच चुका आवेश आगे आने वाले आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। मेन तो भैया ये रीजन है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब आप संधारित्र को आवेश दे रहे हो, तो आवेशन के दौरान संधारित्र पर जो आवेश पहुंच चुका है वो आगे आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है। हमें संधारित्र आवेशित करने के लिए, हमें संधारित्र आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। हमें संधारित्र को अगर चार्ज करना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित यानी कि एकत्रित होता है। अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कि जब भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, आवेश दे रहे हों, तो संधारित्र पर पहुंच चुका आवेश आगे आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अब बात करते हैं बच्चों कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा एकत्रित होती है ना? ये बात तो थी कि संधारित्र में ऊर्जा क्यों एकत्रित होती है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं संधारित्र में ऊर्जा कितनी एकत्रित होती है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमें संधारित्र को कैपिटल क्यू आवेश देना है, संधारित्र को कैपिटल क्यू आवेश देना है। किसी समय उस पर कोई थोड़ा बहुत आवेश पहुंच चुका है जिसकी वजह से कोई ना कोई वोल्टेज होगा। आप ऐसे मानिए कि माना संधारित्र को dq आवेश देने में कार्य dw है। मान लीजिए कि आप संधारित्र को dq आवेश दे रहे हो और उसमें कार्य कितना है? dw, ठीक है ना? तो हमने संधारित्र को छोटा सा आवेश दिया, मैंने कहा था ना आवेश देंगे उसमें कार्य करना होगा। स्मॉल आवेश दिया है dq और इसमें कार्य कितना मान रहा हूं मैं? dw। तो आपने विभव की परिभाषा पढ़ी है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि V बराबर कहता है W/Q, कार्य है dw और आवेश है dq। अगर यहां से मुझे कार्य निकालना है तो बच्चों वज्रगुणा करना होगा। जब मैं इसका वज्रगुणा करूंगा तो dw बराबर आ जाएगा V × dq। क्लियर है यहां तक? बात करें सूत्र की, तो संधारित्र के नाम पर हमें एक ही सूत्र पता है, C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। यहां से अगर मैं B का सूत्र निकालना चाहूं तो बच्चों B का सूत्र आएगा Q/C। ये वाला मान आप ऊपर रिप्लेस कीजिए,
तो जो कार्य तैयार होगा dW वो आएगा Q/C इंटू dQ। कुल कार्य का निकालना है तो क्या आपको इंटीग्रेट करना होगा, अतः कुल कार्य, तो बच्चों dW का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा W, और यहां इंटीग्रेशन में Q/C dQ। क्लियर। आप समाकलन कर रहे हो आवेश के सापेक्ष, स्टार्टिंग में आवेश कितना था 0, और मान लो आप कैपिटल Q आवेश देना है तो लिमिट हो जाएगी 0 से Q। यहां तक कहानी समझ में आई। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखना। हेडिंग है संधारित्र में संचित ऊर्जा। बात कहती है कि जब आप संधारित्र को आवेशित कर रहे हो, आवेशन के दौरान संधारित्र पर जो आवेश पहुंच चुका है वो आगे आने वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। हमें संधारित्र चार्ज करना है तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। मैंने माना मुझे कितना आवेश दिया, मैंने स्मॉल आवेश dQ दिया, उसमें जो कार्य है वो dW है। विभव की परिभाषा से मैं स्टार्ट हुआ हूं, dW निकाल लिया, B हटाने के लिए धारिता का सूत्र काम में लिया, और यहां तक बात समझ में आई। आप जानते हो कि धारिता तो कांस्टेंट है, तो C नीचे इसको बाहर निकाल लीजिए, 1/C बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में Q dQ, और लिमिट 0 से Q तक। अब रही बात समाकलन की, तो बच्चों इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन कैसे करोगे, x की पावर n का सूत्र याद है समाकलन में आपको। x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n + 1 बटे n + 1। सूत्र लिख दूं भले इसमें कि चूंकि इंटीग्रेशन x की पावर n अगर dx है तो इसका फॉर्मूला आएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब देखिए q की पावर कितना है, 1। अब इसका अगर समाकलन करना हो मुझे तो q की पावर 1 + 1 कितना आएगा, 2। q की पावर 2/2 समाकलन आएगा, मतलब यहां से जो W का वर्क आएगा बच्चों कितना आएगा, देखिए ध्यान से। 1/C तो ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है, और Q dQ, Q की पावर कितना है 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों Q की पावर 2/2। क्लियर। लिमिट 0 से कैपिटल Q तक। आगे बढ़ाइए इसको। W बराबर, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q² - 0। कुल मिलाकर के जो वर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा बच्चों Q²/2C। ये बात समझ में आई ना। संधारित्र को आवेशित करते समय जो कार्य किया गया है वो है Q²/2C, यही ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा का सूत्र है ये Q और C की टर्म में है। यहां से 2 नए सूत्र और बन सकते हैं। कैसे, देखिए। आपके पास में एक धारिता का सूत्र है C = Q/V। C = Q/V। इस सूत्र का उपयोग करते हुए एक बार तो आप इसे जो सूत्र आया है Q²/2C, इसमें से Q को गायब कर दीजिए, और एक बार इसमें से C को गायब कर दीजिए, तो Q का मान निकाल लीजिए। यहां से कितना रहा है, Q = CV। आप इस सूत्र में जमाइएगा भाई। W = Q² का मतलब हुआ C²V², और नीचे कितना है 2C। C ने C को काट दिया तो कार्य कितना आ गया, 1/2CV²। कार्य का सूत्र कितना आ गया, 1/2CV²। और एक बार आप C को हटा दीजिए यहां से, तो C का यही मान जमा दीजिए, तो W = Q²/2। C की जगह Q/V, Q ने Q को मार दिया तो W बराबर कितना आ गया, 1/2QV। W बराबर कितना आ गया, 1/2QV। तो भैया कार्य के 3 सूत्र आ गए, कार्य के 3 सूत्र आ गए। W बराबर, पहला Q²/2C, दूसरा 1/2CV², और तीसरा 1/2QV। ये कार्य के 3 सूत्र हैं। और आप जानते हो कार्य ही ऊर्जा है, चूंकि जो W है वही तो ऊर्जा है,
तो ऊर्जा के भी 3 सूत्र आ गए। पहला Q²/2C, दूसरा हाफ CV² और तीसरा हाफ QV। क्लियर है बच्चों? तो संधारित्र में ऊर्जा के कितने सूत्र हैं? 3। संधारित्र में जो ऊर्जा एकत्रित हुई है उसके 3 सूत्र हैं और तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सूत्र हैं? पहला कह रहा है Q²/2C, दूसरा कह रहा है हाफ CV² और तीसरा कह रहा है हाफ QV। अब देखिए, संधारित्र में ऊर्जा का सवाल वैसे तो बहुत इजी होता है, बात है फॉर्मूले के चयन की कि सूत्र कौन सा काम में लिया जाए। तो जब भी प्रश्न में बात करता है बच्चों Q और C की बात कर रहा हो, आपको लगे साफ साफ बोले या फिर कुछ हिंट दे ऐसी कि Q और C के डाटा गिवन है या इनमें से कुछ जानकारी प्राप्त करवा रहा है, तो Q²/2C। C और B के टर्म में पूछे तो हाफ CV² और Q और B के टर्म में पूछे तो हाफ है QV। क्लियर है यहां तक? आप इसको नोट कीजिए चलो जल्दी से, एज इट इज फटाफट नोट कर लें, फिर आगे देखें। ठीक है? ठीक है ना भाई? जल्दी नोट कीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार आप वापस से वीडियो चलाइए। संधारित्र को चार्ज करते हैं तो उसके दौरान कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षित होता है आवेश ना, इस वजह से वो ऊर्जा है। विभव की परिभाषा से मैंने स्टार्ट किया, धारिता के सूत्र स्टार्ट करते हुए 3 सूत्र निकाल दिए। तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। क्लियर? स्क्रीन पॉज कर लो और ढंग से लिख लो, नहीं लिखा है तो आराम से पूरी हेडिंग क्लियर होनी चाहिए पहले, उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, वो है समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब PPC। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब PPC का ऊर्जा घनत्व हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। सुनिए ध्यान से, आप बेसिक बातों का इस्तेमाल करिए, अपने आप हेडिंग आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी चर्चा की है ऊर्जा घनत्व के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन था कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा घनत्व के लिए मुझे ऊर्जा बटे आयतन करना होगा, है ना। अभी आपने ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला है, 3 फॉर्मूले आए हैं, Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि अब कोई से संधारित्र हो, ऊर्जा सबके लिए है, तो हम जानते हैं कि PPC की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बोलिए? U = Q²/2C, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि जो PPC की प्लेट है इनके लिए ऊर्जा का सूत्र क्या है? U = Q²/2C, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। एक सूत्र आप जानते हो पृष्ठ आवेश घनत्व का, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा का सूत्र आता है Q/A। क्या सूत्र सिग्मा का? Q/A। तो यहां से Q की वैल्यू निकाल लीजिए। Q बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा A, समीकरण नंबर 2। और बात करें C की, PPC की बात कर रहे हैं, दूसरा सूत्र है PPC के लिए धारिता, पढ़ाया हमने C का सूत्र,
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, समीकरण नंबर 3। दोबारा देखता हूं, मुझे चाहिए ऊर्जा घनत्व। एक्चुअली में हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा घनत्व की। तो पहले मैं ऊर्जा लेके चला कि भाई पीपीसी की जो प्लेट हैं इनमें ऊर्जा का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ऊर्जा का सूत्र क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फिर मुझे क्यू और सी के मान रिप्लेस करने हैं। क्यू के लिए मैं यूज कर रहा हूं सिग्मा। सिग्मा कितना है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर कितना आ गया, सिग्मा ए। और सी की बात करता हूं तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब आप ऐसा करिए, समीकरण 2 तथा 3 से एक में मान रखने पर रख के देखिए कितना आता है। यू बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू का मान कितना है, सिग्मा ए, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे 2 और सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ध्यान से देखिए, एक ए ने एक ए को कैंसिल आउट कर दिया, क्लियर है। आगे ऊर्जा बराबर कितना आ गया बोला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और यहां से क्या बच गया, ए इंटू डी, इसको अलग कर लीजिए। क्यों, ए तो है क्षेत्रफल और डी है दूरी। और जब भी क्षेत्रफल को हम एक दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो वो बन जाता है आयतन। तो क्या ए इंटू डी को मैं आयतन कह सकता हूं। आयतन क्यों, क्योंकि आपको चाहिए ऊर्जा घनत्व। क्या चाहिए आपको, ऊर्जा घनत्व, जिसका सूत्र बनेगा ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा बटे आयतन। तो ए इंटू डी को मैं नीचे लेके आना चाह रहा हूं। मैं इसको लिखना चाह रहा हूं क्या, यू अपॉन ए इंटू डी बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा यू तो हो गई ऊर्जा और ए डी क्या हो गया, आयतन। और ऊर्जा बटे आयतन किसका सूत्र है, ऊर्जा घनत्व का, याद रखना। तो ऊर्जा घनत्व जो निकल के आया वो निकल के आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा देखता हूं, ध्यान रखना, बहुत इजी कंसेप्ट है। हेडिंग है समांतर प्लेट संधायत्र का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व के लिए पहले मैंने ऊर्जा ली कितनी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू हटाने के लिए सिग्मा काम में लिया, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्यू बराबर सिग्मा ए। और सी के लिए मैंने ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लगाया। ये मान रिप्लेस किए, कट करके ए इंटू डी आयतन बन गया, इसको नीचे ले गया। ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देख के आपको कुछ याद आया होगा, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था ना, आवेशित चालक की सतह पर दाब, वो भी तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही था। तो इसका एक सूत्र और बन सकता है ना, पता है आपको। ऊर्जा घनत्व का प्रतीक देखो ये भी होता है यू, और सापेक्ष में भी ऊर्जा घनत्व का प्रतीक है ये। ऐसा करो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो इसमें दिख रहा है, आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट से। पता है ना आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पीपीसी की जो प्लेट होती हैं उनमें ई का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है, अगर मुझे नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दिख जाए तो इसको मैं ई स्क्वायर लिख सकता हूं। बुद्धि का उपयोग करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई है, ऊपर सिग्मा स्क्वायर है, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो ई स्क्वायर लिखूंगा। तो नीचे एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए नीचे मुझे एप्सिलॉन नॉट से गुणा करना है, तो नीचे गुणा कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया। अब जो ये टर्म थी इसको ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है, ई का सूत्र है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह जो ब्रैकेट बंद कर रहा हूं ई स्क्वायर जमा रहा हूं भाई। तो ऊर्जा घनत्व आ गया हाफ, इसको आगे लो, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। तो ऊर्जा घनत्व के दो सूत्र हैं भाई आपकी नजर में। पहला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊर्जा घनत्व का जो पहला सूत्र है वो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा सूत्र है वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऊर्जा घनत्व को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई, जल्दी करो, चलो इसे नोट कर लो।
ठीक है, तो आपकी हेडिंग हो गई पीपीसी की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लो, है ना, स्क्रीन पॉज कर लो, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं। अगली जो हेडिंग है बच्चों, वो है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ कॉमन वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज हेडिंग है बच्चों उभयनिष्ठ विभव। अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में आवेशन की 3 विधियां पढ़ाई थी। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी थी प्रेरण द्वारा आवेशन। उसमें एक हेडिंग आई थी चालन द्वारा आवेशन। तो मैंने समझाया था कि अगर मैं अलग अलग वोल्टेज के 2 चालक लूं और उनको ज्वाइंट कर दूं, आपस में मिला दूं कैसे करके, तो उनमें आवेश का फ्लो तब तक होता है जब तक कि उनके विभव क्या ना हो जाए समान। वो समान विभव ही क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ विभव। मतलब मैं 2 अलग अलग चालक लूँ, कंडीशन है वोल्टेज अलग अलग होने चाहिए, और उन्हें संपर्क में ले आऊँ, तो उनमें चार्ज का फ्लो कब तक होता है? जब तक कि उनके विभव क्या ना हो जाए समान। वो समान विभव ही क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ विभव। बड़ी सरल परिभाषा है कि जब, सुनो ध्यान से, जब अलग अलग कंडीशन है ये, क्योंकि अगर मान लो उनके विभव पहले ही बराबर हुए तो फिर उभयनिष्ठ विभव की बात करना ही बेकार है ना। जब अलग अलग विभव वाले चालकों को संपर्क में लाया जाता है, जब अलग अलग विभव वाले चालकों को संपर्क में लाया जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनका विभव समान ना हो जाए। यह है समान विभव ही, जो भी लास्ट बराबर आएगा उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। ध्यान समझिए, हेडिंग है कॉमन वोल्टेज, कि जब अलग अलग, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए इसमें कोई खास समझने वाली बात है नहीं है मेरे हिसाब से। तो जब अलग अलग वोल्टेज वाले हम 2 चालक लें और उन्हें संपर्क में लाएं, जब अलग अलग विभव वाले चालकों को संपर्क में लाया जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह तब तक होता है, कब तक? जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाएं। यह समान विभव ही क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। क्लियर है? आप 2 चालक देखिए, चलो जिनकी बात करते हैं। ये चालक है, मान लो कोई ए नाम दे लो, और ये कोई अन्य चालक है, इसका बी नाम मान लो। ये कहानी पढ़ रहा हूं मैं संयोजन से पूर्व, मतलब अभी तक आपने इन चालकों को संपर्क में नहीं लाए हो। चलो पढ़ते हैं। इसका आवेश मान लो Q1, इसका आवेश मान लीजिए Q2। 2 डिफरेंट चालक हैं, ए और बी। पहले का आवेश कितना है? Q1, दूसरे कितना है? Q2। ठीक है, अब मान लो इसका कुछ B1 है, इसका B2 है, बराबर नहीं होने चाहिए, कंडीशन है।
धारिता इसकी C1 मान लो, इसी कितनी मान लो C2। मैं मतलब थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, आप इसे समझ जाना कि दो अलग अलग चालक हैं मेरे पास जिनके आवेश Q1 Q2 हैं, विभव B1 B2 हैं, धारिता कितनी है C1 C2। अब कहानी दूसरी सुनिए, आपने इन चालकों को संपर्क में ले आए, आप चालक वही दो हैं अभी भी, A और B, और आपने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब सुनना ध्यान से, जब आपने ज्वाइंट किया है तो इनमें आवेश का प्रवाह हुआ होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे पहले, तो आवेश तो कुछ नए आ जाएंगे, कितना मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो इसका नया आवेश मान लीजिए आप Q1 डैश और इसका नया आवेश मान लीजिए Q2 डैश। जोड़ने से पहले इनके आवेश Q1 और Q2 थे, जोड़ने के बाद में नए आवेश आ गए Q1 डैश और Q2 डैश। विभव तो लास्ट में बराबर होना ही है, उभयनिष्ठ विभव, वही तो बात है कि हमने अलग अलग विभव वाले चालक संपर्क में लाए तो उनमें आवेश का प्रभाव हुआ, इसलिए नए आवेश आ गए। कब तक? जब तक कि विभव कैसे ना हो जाए समान। इस समान विभव को ही तो नाम देते हैं अपन उभयनिष्ठ विभव। तो वोल्टेज हो गया बराबर, इसका भी B मान लो, इसका भी B मान लो। धारिता C1 C2 ही रहेगी, परिवर्तन नहीं आएगा। याद करिए चैप्टर नंबर 4 का स्टार्टिंग लेक्चर, तो मैंने कहा था कि जब हम आवेश का ट्रांजैक्शन करते हैं तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिस रेशियो में Q चेंज हुआ है उसी रेशियो में B चेंज हुआ है, और C Q और B का अनुपात है, इसलिए C पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। धारिता अभी भी C1 C2 रहेंगी। ये कहानी है बच्चों संयोजन के बाद की, संयोजन के पश्चात। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल आपको डायग्राम बनाने हैं। आप इन डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं दो चालकों पर जिनके आवेश हैं Q1 Q2, वोल्टेज B1 B2, धारिता C1 C2। पहले जोड़ने से पहले जब आपने इनको जोड़ दिया तो बच्चों कोई नए आवेश आ गए Q1 डैश Q2 डैश, वोल्टेज इक्वल हो गया, तो धारिताएं कितनी आ गई C1 और C2। क्लियर है? अच्छा, आपने एक बात पढ़ी है कि आवेश संरक्षित राशि है। आवेश पढ़ा है ना आपने ऐसा कि आवेश कैसी राशि है? संरक्षित। संरक्षित है इसका मतलब जोड़ने से पहले कुल आवेश और जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर होगा। तो जोड़ने से पहले कितना आवेश है? Q1 प्लस Q2, और जोड़ने के बाद कितना आवेश है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये दोनों क्या होंगे? बराबर। आपने C का सूत्र देखा कि भाई C बराबर है Q अपॉन V, तो यहां से जो Q का सूत्र बन के तैयार हुआ वो कितना हुआ? CV। तो मान जमाइए, Q1 का सूत्र कितना होगा? C1 B1, C1 B1। Q2 का कितना होगा? C2 B2। Q1 डैश कितना होगा? C1 V। भाई धारिता और वोल्टेज गुणा तो करना है हर कंडीशन में, इसमें कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? C2 B। आपको निकालना क्या है? उभयनिष्ठ विभव यानी कि V की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में से आप B कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2, और यहां C1 B1 प्लस C2 B2। तो जो उभयनिष्ठ विभव बन के तैयार होगा C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सूत्र है बच्चों उभयनिष्ठ विभव का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखिए, सूत्र आपको ढंग से पूरा याद होना ही चाहिए। हेडिंग है उभयनिष्ठ विभव, दोबारा समझ लीजिए क्या हेडिंग है? उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव क्या कह रहा है कि हमने दो अलग अलग विभव वाले चालक लिए। दोबारा समझिए, अलग अलग विभव वाले चालकों को संपर्क में लाते हैं तो उनमें आवेश का प्रवाह होता है। कब तक होता है? जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाए। वो समान विभव ही क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ विभव। मैंने चर्चा की दो चालक A और B पर, कुछ भी आवेश मान लो Q1 Q2, वोल्टेज B1 B2, धारिता C1 C2। जोड़ने से पहले जब आपने जोड़ दिया तो नाम तो वही A और B है, आवेश नए आगे Q1 डैश और Q2 डैश, वोल्टेज इक्वल हो गया, धारिता पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ही नहीं है। अब आवेश कैसी राशि है? संरक्षित बताया आपको चैप्टर नंबर 1 में, आपने खूब पढ़ा है। तो जोड़ने से पहले आवेश बराबर जोड़ने के बाद आवेश। जोड़ने से पहले कितना आवेश है? Q1 प्लस Q2, और जोड़ने के बाद कितना आवेश है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q बराबर CB अप्लाई किया
और आंसर आ गया। अच्छा, एक बात और इसमें एक्स्ट्रा, जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात क्या होगा? चालकों के संयोजन के बाद आवेशों का अनुपात। ध्यान से देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन बना के पूछ ले आपसे कि चालकों को जोड़ दिया, आप बताओ आवेशों का अनुपात कितना है। तो जोड़ने के बाद आवेश है Q1 और Q2, तो आपको Q1 और Q2 का अनुपात चाहिए बच्चों। Q बराबर फॉर्मूला क्या है? CV। तो Q1 कितना आ जाएगा? C1V, और Q2 कितना आ जाएगा? C2V। B ने B को कैंसिल कर दिया, तो Q1 और Q2 जोड़ने के बाद जो आवेशों का अनुपात है बच्चों, वो आएगा C1 अनुपात C2। धारिताओं का जो अनुपात होगा वही आवेशों का अनुपात होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज कर लें और ढंग से इसे पूरा नोट कर लो। चलो स्क्रीन पॉज करो और पूरा ढंग से लिख दो एक साथ, ठीक है ना? ये है ओवेनिस्ट बेवो, जल्दी लिख दो। चलो ठीक है, ये था ओवेनिस्ट बेवो। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलो पूरा ढंग से लिख लो, लिख लिया है तो सूत्र आप जरूर याद रखें। देखो कि तो आपको ऊर्जा के आज के लेक्चर में कौन कौन सी बातें याद रखनी थी। सबसे पहले पढ़ी मैं संधारित्र में ऊर्जा, उसके तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए मूर्जावान। Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। क्लियर है? फिर पढ़ा है मैंने कॉमन वोल्टेज, इसका ऊर्जा घनत्व पढ़ा था, वो आपको पहले से याद है, σ²/2ε0 या हाफ ε0E²। और फिर पढ़ा है मैंने कॉमन वोल्टेज ओवेनिस्ट बेवो, C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज करके ढंग से इसको एक बार लिख लीजिए। फिर जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी हमारी कौन सी? ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। ठीक है ना? लिखो चलो एक बार जल्दी से इसको। देखिए लिख लिया ना? स्क्रीन पॉज करके लिख लेना साथ में। देखिए ऊर्जा हानि क्या कहती है। आपने दो अलग अलग अभी डायग्राम बनाया था, अलग अलग वोल्टेज वाले चालक लिए। जब आपने उनको जोड़ा तो आवेश का फ्लो हुआ ना, उस आवेश के फ्लो में ऊर्जा की हानि होती है। कितनी हानि हुई वही हमें निकालनी है। हेडिंग है हमारी ऊर्जा हानि। तो एक बात तो आप इसमें ये लिख देंगे कि जब अलग अलग विभव वाले चालकों को जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह होता है। सुनिए ध्यान से,
जब अलग अलग विभव वाले चालकों को जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह होता है, जिससे ऊर्जा के मान में कमी आती है। सारी बातें भी मैं सिद्ध कर दूंगा। कमी आती है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा हानि। चाहो तो प्रतीक लिख दो, डेल्टा यू कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है। आप जब दो चालक को कनेक्ट करोगे तो उनमें आवेश का प्रवाह होगा, उससे कुछ ऊर्जा का मान घट जाएगा। सोचिए कैसे। सपोज दो चालक है मेरे पास, चालक नंबर ए और चालक नंबर बी। पहले कहानी पढ़ता हूं संयोजन से पहले की। संयोजन से पूर्व वही कहानी। आवेश मान लिए Q1 और Q2, विभव मान लिए B1 और B2, धारिता मान ली C1 और C2, और इनकी ऊर्जाएं मान ली U1 और U2। चर्चा ऊर्जा पे होनी है ना, एक चीज एक्स्ट्रा मानी मैंने, क्या? ऊर्जा। संयोजन से पहले बात करें अगर संयोजन के बाद की, वही दो चालक हैं, संपर्क करा दिया है इनका। संयोजन के पश्चात इसका नाम ए, इसका नाम बी। आवेश कुछ नया आ गया, Q1 डैश और Q2 डैश। वोल्टेज तो बराबर होना ही है, अभी पढ़ाया मैंने आपको कॉमन वोल्टेज। धारिताओं पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और ऊर्जाएं भी कुछ नई आ जाएंगी, U1 डैश और U2 डैश। सोचिए ध्यान से। दो चालक लिया आपने, उन्हें कनेक्ट किया। आपके पास में आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है ऊर्जा हानि। क्या निकालनी है? ऊर्जा हानि। तो पहले मैं चर्चा ऊर्जा हानि से ही करता हूं कि इन डायग्राम को देखकर आपको ऊर्जा हानि का सूत्र क्या समझ में आया। ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि का सूत्र क्या समझ में आया? सोचिए। संयोजन से पहले कुछ ऊर्जा है, कितनी? U1 प्लस U2, और संयोजन के बाद कुछ ऊर्जा है U1 डैश और U2 डैश। इनका डिफरेंस ही तो ऊर्जा हानि होगा। ऊर्जा हानि का मतलब है, अगर हिंदी में लिखूं तो, संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। ऊर्जा आने का सूत्र क्या है? संयोजन से पहले कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद कुल ऊर्जा। अब प्रतीक देखिए, ऊर्जा आने का प्रतीक डेल्टा यू मान लीजिए। संयोजन से पहले कुल कितनी ऊर्जा है? U1 प्लस U2, और संयोजन के बाद कितनी ऊर्जा है कुल? U1 डैश प्लस U2 डैश। क्लियर है? अब इसका सूत्र जमाइए। तो बच्चों ऊर्जा के तीन सूत्र हैं, कौन कौन से? Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QB। इन तीन सूत्रों में से कोई एक सूत्र यहां अप्लाई करना होगा आपको। इन तीनों सूत्रों में से कौन सा सूत्र लगाया जाए, जानकारी हमें इस चीज की चाहिए। तो देखिए, एक तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास में जानकारी है धारिताओं के बारे में, क्योंकि ये कांस्टेंट है। धारिताएं कैसी हैं? कांस्टेंट। तो पहली बात तो वो सूत्र लगेगा जिसमें C आ रहा होगा। दो सूत्र हैं ऐसे, हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर अपॉन 2C। सटीक जानकारी आवेश की नहीं है। आवेश का तो सिर्फ आप अनुपात बोल सकते हो, कितना अनुपात है, कितना है, ये खास नहीं कह सकता। लेकिन वोल्टेज के बारे में जानकारी है भाई मुझे, कॉमन वोल्टेज सूत्र में जानता हूं। तो सूत्र वो लगेगा जो C और B की टर्म में होगा, और C और B की टर्म में ऊर्जा का सूत्र बनता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। तो देखो U1 कितनी होगी? U1 ये है ना, ये यहां देखना, हाफ धारिता कितनी है? C1, और विभव कितना है? B1 स्क्वायर, प्लस इसकी ऊर्जा कितनी है? हाफ C2 B2 स्क्वायर
माइनस इसकी ऊर्जा कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर से हाफ, धारिता कितनी है C1 वी स्क्वायर, और इसकी हाफ C2 वी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। इन सब में से अगर मैं कॉमन की बात करता हूं तो देखो हाफ सब में से कॉमन आ गया होगा बाहर, ठीक है। क्या बच गया देखना, C1 B1 स्क्वायर, C2 B2 स्क्वायर, माइनस इन दोनों में से भी अलग से देखो B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां बन जाएगा C1 प्लस C2। क्लियर है। अच्छा, अब आप चाहो तो V की वैल्यू जमा सकते हो, ओवेनिस्ट वो है ना V, तो V का फॉर्मूला कितना आया है, V बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जो ऊर्जा हानि आई है वो आएगी हाफ, क्या बोलना, C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, ये तो है ही है। V स्क्वायर की जगह आप ये वाला मान जमाइए, माइनस जमाओ, B का मान जमाओ। अब मुझे B इसका स्क्वायर और करना है ना, तो C1 B1 प्लस C2 B2 ऊपर का स्क्वायर अलग कर दो और नीचे का स्क्वायर अलग कर दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो आप C1 प्लस C2 से। तो देखो एक से तो एक कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। इन दोनों का जो लघुत्तम आएगा हाफ, इनका जो लघुत्तम आएगा बच्चों वो आएगा C1 प्लस C2। 1 से डिवाइड किया, C1 प्लस C2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, C1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, और C2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 C2 B1 का स्क्वायर, प्लस 1 से भाग दिया, क्या आया C1 प्लस C2, इसका ऊपर गुणा करूं तो देखो C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, माइनस C1 प्लस C2 को भाग गया एक बार, इसका स्क्वायर खोलना है और ध्यान रहे बाहर माइनस है, तो यह आएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2। क्लियर। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कॉमन, ये हट गया, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊर्जा हानि का सूत्र क्या बचा देखना, हाफ। बची हुई चीजों में से कॉमन आ रहा है बच्चों C1 गुना C2, जब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2, और नीचे बचेगा बच्चों क्या, C1 प्लस C2। तो ऊर्जा हानि का सूत्र आया वो आएगा C1 C2 बटे 2 नीचे C1 प्लस C2 और ये B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है ऊर्जा हानि का, याद रखें। बहुत इजी कंसेप्ट है वैसे तो, खैर थोड़ा लंबा है और सूत्र लंबे लंबे, पर इसमें कहानी सुनिए आप कि यदि B1 बराबर B2 हो, मेरा कहने का मतलब जिन चालकों को आपने जोड़ा है उनके वोल्टेज पहले ही बराबर होते, B1 और B2 बराबर होते, तो भैया ये वाला स्टेप कितना आएगा, 0 आएगा ना, डिफरेंस 0 आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा U कितना आएगा, 0। अगर उनके वोल्टेज पहले ही बराबर होते तो ऊर्जा हानि कितनी आती, 0। अगर B1 बराबर B2 होता तो डेल्टा U का सूत्र कितना आता, 0 आता। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा क्या, ऊर्जा हानि। आप स्क्रीन पॉज करके रफ्तार में इसे नोट कर लो सर, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है जितना हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आज का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। खैर उसका आप प्रयास करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। क्वेश्चन है कि बैटरी द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का कितना भाग संधारित्र में इकट्ठा हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना आपको, ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। बैटरी द्वारा खर्च की गई
ऊर्जा का कितना भाग संधारित्र एकत्रित कर सकता है या संधारित्र में एकत्रित होता है? बैटरी द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का कितना भाग संधारित्र एकत्रित कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए। इजी क्वेश्चन का जवाब तो हर कोई देता है भाई, जवाब देने का प्रयास करना। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। ठीक है।